हेलो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज को इजी वे में कैसे देखा जा सकता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो ये कोई चीट कोड नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों देखते हैं ये क्या है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को एक मॉडर्न तरीके से देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट का बेसिक सा नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट। सो CLEAR। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है कि अकाउंटिंग में 5 मेजर हेड्स होते हैं जिसके ऊपर पूरे ट्रांजैक्शंस डिपेंडेंट होते हैं। तो ये 5 हेड्स हैं हमारे, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस और एनी लॉसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू और एनी इनकम। ठीक है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में वो पर्टिकुलर चीज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, समहाउ वी कैन से दैट हमारी कैपिटल बढ़ रही है, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। और अगर सब्सिक्वेंटली कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज का भी यही रूल होता है, जब भी हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड को में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स का अपोजिट नेचर होता है। जब भी एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम लोग उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जब भी डिक्रीज होंगे तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड रेवेन्यूज को हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं, जिसमें हम लोग इंक्रीज्ड जब भी हमारी रेवेन्यू या फिर इनकम हो रही होगी तो उसको क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज हो रही होगी तो उसको हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एज वी ऑल नो कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के डुअल एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों का हम लोगों ने मेजरमेंट देख लिया। नाउ अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें देने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी होगी। सपोज हम लोग बोलते हैं कि हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, प्रोप्राइटर है इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल और कमेंस बिजनेस विद कैश। तो हम लोगों को पता है कि जब भी जो चीज कमिटमेंट्स में आती है वो हमारी कैपिटल होती है। ठीक है, और कैपिटल अगर रेज करी जा रही है प्रोप्राइटर के द्वारा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों को एक एस्पेक्ट पता चल गया, हमारी जर्नल एंट्री का क्रेडिट साइड का पता चल गया कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब डुअल एस्पेक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। तो एक तो यह है कि कैपिटल इंक्रीज हुई है और कैपिटल से हम लोग बेसिक से एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, उसने ये पार्ट को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम माय LHS साइड, इसको अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इफ वी इग्नोर दिस वन तो हम लोगों को पता है कि इस कैपिटल से वो फर्दर एसेट्स को ही खरीदने वाला है। सो वेदर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड कैश और एनी फिजिकल एसेट तो वो डेबिट साइड होने वाला है, क्योंकि हमको पता है ट्रांजैक्शन में एसेट्स की इंक्रीज हुई है। तो हम लोगों को दूसरा भी एस्पेक्ट पता चल गया, एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस जर्नल एंट्री में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सपोज मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड सम फिजिकल एसेट्स, तो हम लोग उसको सिंपल से जनरलाइज कर देंगे कि एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू कैपिटल आ जाएगी, जो भी अमाउंट से हमारा वो चीज हो रही होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इस एसेट्स में आप लोगों को किस किस चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं आपकी उसमें जो भी। सपोज कैश उसने इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सपोज 1 लाख। ठीक है, और ये हमारी एंट्री बन गई, दिस पर्टिकुलर एंट्री, सिंपल। अब हमने और भी कोई लॉजिक इसमें यूज नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं कि और ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं। तो आपकी बुक में जो जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं पॉसिबल, इन 5 हेड्स को लेते हुए हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि इस कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने गुड्स परचेज किए, अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स परचेज किए। सो गुड्स को हम लोग कहाँ कैटेगराइज करेंगे, सबसे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है किसी भी ट्रांजैक्शन में कि इन 5 मेजर हेड्स में से वो किस में कैटेगराइज हो रहा है। तो गुड्स बिलोंग करते हैं स्टॉक को, और स्टॉक हमारा पार्ट है एसेट का, सो सिंस एसेट इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, और जब हम परचेज करेंगे तो हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो हम लोग कैश पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर हम लोग क्रेडिट पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों ही एग्जांपल में देखते हैं। द फर्स्ट इज
goods purchased 10,000 and if nothing is specific given in the entry, जब हमको पता है कि एंट्री में कुछ भी स्पेसिफिक गिवन नहीं है तो वी एज्यूम कि वो कैश पेमेंट से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक गुड्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टॉक है और स्टॉक हमारा एसेट होता है। सिंस इसमें ये हिडन पार्ट है कि इसमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कैश भी एसेट्स के अंदर ही कैटेगराइज होता है, तो हम लोगों को दोनों एस्पेक्ट पता चल गए, एक बार डेबिट और एक क्रेडिट। सो वट एवर थिंग्स that is coming in the business, तो हम लोग बोलेंगे purchases account debit, that is 10,000 and 2 cash account 10,000। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने कौन सा लगाया कॉन्सेप्ट, बस एसेट्स को ही देखा, एसेट्स जब इंक्रीज हुए तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, जिस नाम से हो रहेंगे बस इतना ध्यान देना है, और जब एसेट डिक्रीज हुआ तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं इसका, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 5,000। ठीक है, नाउ अगेन वी आर परचेजिंग गुड्स, लेकिन यहां पर कोई स्पेसिफिक एक पर्सन का नाम दे दिया गया है जो है हमारा अजय। नाउ विल सी गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अ पर्सन का नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। जब एंट्री के अंदर किसी पर्सन का नाम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इट मींस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है और क्रेडिट परचेज करी गई है। तो गुड एक स्टॉक है, स्टॉक को हम लोग एसेट कैटेगराइज करते हैं, और जब भी कोई पर्सन से हम लोग चीजें उधार में लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इट मींस अजय इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी दैट इज नोन एज क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी का पार्ट होता है, इट मींस वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों को दोनों एस्पेक्ट पता चल गए, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ विल रिकॉर्ड purchases account debit 5,000। instead of writing cash we will write the person जिसको हम लोगों को कैश पे करना है, अजय अकाउंट 5,000। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। चलिए अब दोनों एंट्री को क्लब करके देखते हैं कि अगर उसने कुछ पेमेंट कैश में किया है और कुछ पेमेंट्स क्रेडिट में किया है तब कैसे होगा। थर्ड, गुड्स purchased from अजय 15,000। ठीक है, 50% of the amount paid immediately। Now this transaction is saying that we have purchased some goods from Mr. Ajay rupees 15,000 and we are paying 50% of the amount immediately। immediate मतलब कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को पता है कि हमारा किस तरीके से होने वाला है। तो फिर से परचेजेस आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सो वी कैन से दैट 15,000 का स्टॉक हमारे बिजनेस में आ गया, इट मींस 15,000 के जो डेबिट साइड हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब हमारे बिजनेस से क्या क्या चीजें जा रही हैं, मतलब हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज हमारा डिक्रीज हो रहा है कैश अकाउंट, दैट इज 7,500, राइट, 7,500, 15,000 का आधा 7,500। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक चीज और हो रही है कि हमारी फर्दर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है मिस्टर अजय के लिए। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, अजय अकाउंट 7,500 and this is how we record transactions using this particular concept। ठीक है, so goods related हम लोगों ने एक्टिविटी देखी, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट क्या सारे एंट्रीज के लिए कैपेबल होगा, वी कैन से दैट। ठीक है, वैसे आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यूज होता है, इसको अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग भी, और क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं कि हम लोगों ने रेंट पेड 1,000। ठीक है, वी हैव पेड एन एक्सपेंस नेम्ड रेंट, तो हम लोगों ने एक एक्सपेंस पे ऑफ किया। एक्सपेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस मेजर हेड को बिलोंग करता है, और पे कर रहा हूं इट मींस आई एम रेजिंग माई एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं,
इट मीन्स वी आर पेइंग, ठीक है, 1000। तो आपको पता है कि इसको डेबिट में रिकॉर्ड करता है। एंड दूसरी चीज जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो है कि पेड 1000। ऑब्वियस है कि हम लोगों ने कैश पेमेंट्स ही करी होंगी, ठीक है, तो हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पता चल गए। तो हम लोग मेजर हेड का नाम लिखेंगे, दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज दैट वी पे ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, समटाइम्स हम लोग उसको नहीं पे कर पाते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो देखते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन, इसी को ले लेते हैं, रेंट पेड 500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 500, ठीक है। नाउ इस ट्रांजैक्शन में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट हाउ मच एक्सपेंसेस दैट वी आर रियलाइजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस रियलाइज कितने के हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस रियलाइज हो रहे हैं बेटा आप लोगों को पूरे के पूरे 1000 रुपीज के, ठीक है। द 500 वी आर पेइंग एंड 500 वी आर नॉट पेइंग। इट मीन्स टोटल हमारा रेंट है 1000 रुपीज का, ठीक है। आउट ऑफ दिस we are immediately paying 500 rupees and we are not paying 500, तो उसको बोलेंगे outstanding rent account 500, ठीक है। इसको समझा देता हूं। जब हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है उसके अंदर इसको कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर इसको कैटेगराइज किया जाएगा अंडर पर्सनल अकाउंट, और फिर जाके हम लोग इसमें रूल लगाएंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं लगाना है। आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि विच अमाउंट वी आर नॉट एबल टू पे, वो हमारी लाइबिलिटी होने वाली है और ये इसको बिलोंग करेगा, और लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर रेजिंग द लाइबिलिटी, वी आर इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इतना तो हम लोग को पता है कि अंडर स्पेसिफिक नेम हम लोगों को उसको लिखना पड़ता है। सो वी कैन से दैट रेंट एक्सपेंसेस हमारे अकर हुए हैं 1000 के, आउट ऑफ विच वी हैव पेड 500 अंडर दिस कैटेगरी एसेट्स पे, और जो हम लोग नहीं पे कर पाए इट मींस इट विल फर्दर रेज्ड लाइबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोगों ने रेज कर दिया। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। सैलरीज पेड 14,000, ठीक है, 14,000 की सैलरी पे की, और यहां पर को लिख देते हैं 1K पर मंथ, ठीक है। उसने रेट भी दे दिया आपको, सैलरी इज पेड 14,000, 1K पर मंथ, K रिप्रेजेंट्स 1000, तो 1000 पर मंथ की सैलरी है। नाउ एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को करते हैं हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हैं, दैट इज पीरियड फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के पीरियड की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फॉर 1 अप्रैल एंड 31 मार्च में ये खत्म होगी। तो इस दौरान जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी इनकम्स आई हैं, केवल उसी को हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एज अवर इनकम्स और एज अवर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बियॉन्ड जो वो खर्चा या फिर इनकम्स आ रही हैं वो इस साल का नहीं है, तो हम लोगों को उसको दूसरे तरह दिखाना पड़ता है। तो हम लोग पे कर रहे हैं 1K पर मंथ, तो इक्वल्स टू 12K वी हैव पेड फॉर 12 मंथ्स। इट मीन्स हमारी एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर अगेंस्ट सैलरीज 12,000 ही होनी चाहिए, लेकिन ही हैज पेड 14,000, ठीक है। तो इट मीन्स वो 2,000 रुपए उसने एडवांस पेमेंट्स करी हुई हैं, जो इस साल का खर्चा हमारा नहीं है। और जब भी हमारी एडवांस पेमेंट्स होती हैं उसको हम लोगों को एज अ एसेट ट्रीट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एसेट्स, ठीक है। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस वी हैव पेड प्री, जो हम लोगों ने पहले ही पे कर दिए हैं, वो पार्ट होता है हमारा एसेट्स। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे क्या क्या चीजें हो रही हैं देखते हैं। Salaries account debit. Now I will write only 12,000 although we have paid 14,000 because realized expenses को ही मुझे यहां पर को देखना पड़ेगा। इस साल के एक्सपेंसेस कितने? केवल 12,000 के, ठीक है, हम लोगों के हो रहे हैं इस साल के। दूसरा है हमारा प्री पेड सैलरीज अकाउंट, और ये भी डेबिट हो जाएगा, और ये होगा 2000 का, ठीक है। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? दिस
एसेट्स को बिलोंग करता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज को बिलोंग करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स को बिलोंग करेंगे, ठीक है। और एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और हमारे बिजनेस से हमारा कैश कम हो रहा है तो मैंने पूरा का पूरा इस 14,000 को इधर दिखा दिया, ठीक है। इट मींस मेरे एसेट्स कम हुए। और नाउ अब इसको डिकोड करते हैं कि हुआ क्या है। हम लोगों को ये पता है कि हमारे बिजनेस पे 14,000 कैश जा चुका है और उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा दैट ये 14,000 कहाँ चला गया। तो हम लोग अगर देखेंगे तो 12,000 तो हमारे अगेंस्ट सैलरीज एक्सपेंसेस में चले गए, और जो 2,000 हम लोगों ने सैलरीज के रिगार्डिंग पहले ही पे कर दिए हैं उसको हम लोगों ने अपने एसेट्स में डाल दिया, ठीक है। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना बच्चों, तो यहां पर को हम लोग एक प्री पेड एक्सपेंस कैटेगरी बनाएंगे जिसमें हम लोग 2K लिख देंगे, ठीक है। इट मीन्स हम लोगों को पता चलेगा कि दैट वी हैव पेड सर्टेन अमाउंट एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप लोग तैयार होंगे कोई भी जनरल एंट्री को करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम लोगों ने जितने भी क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स करी थी, अगर उसको मैं पे ऑफ कर दूं तब कैसे होगा, ठीक है। अजय से हम लोगों ने कुछ चीजें परचेज करी थी, नाउ वी आर पेइंग बैक टू अजय, ठीक है। तो अजय को जब हम पे करेंगे पेड जो भी अमाउंट था 10,000 टू अजय द क्रेडिटर। सो अजय जो क्रेडिटर था उसको हम लोग पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। नाउ अजय हमारी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, देखिए। उसको पे ऑफ करना मतलब उसकी अमाउंट को कम करना, उसके अकाउंट को क्लोज करना। और जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो इट मींस फॉर दैट सर्टेन अमाउंट हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करी जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 10,000, और पे करेंगे तो ऑब्वियस है भाई कि हम लोग कैश में ही पेमेंट कर रहे होंगे। ये एक रूल है बच्चों कि जब कुछ ना लिखा हो कि कौन सी चीज़ से पे करी जा रही है, बैंक, कैश, तो हम लोगों को कैश ही एज्यूम करना है। तो हम लोग ने लिख दिया अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर लिखा होता पेड 10,000 टू अजय द क्रेडिटर बाय चेक तो हम लोग बैंक लिखते। तो ये सिंपल सी एंट्री है हमारी, ठीक है। पेइंग ऑफ करना, अगर सपोज करो कि कोई डेटर था उससे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम अमित द डेटर, ठीक है। तो डेटर से हम लोग 5,000 रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव करेंगे, मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है। डेटर भी हमारे एसेट्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, और अब इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। तो अमित जो हमारा डेटर था उसका अकाउंट क्लोज हो गया 5,000 से, एंड अगेंस्ट वी हैव रिसीव्ड कैश, ठीक है। तो बच्चों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट। आप इसके बेसिस पे अपनी जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, और अब आपको वो पूरे के पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये थ्रू आउट द कैरियर आप इसको यूज़ करते हुए बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। आपको कभी भी ये ज़रूरत नहीं होगी, रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोगों ने वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं किए थे। ऑल्दो जब आप लोगों को इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी तब आप वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है। सो अंटिल देन स्टडीज।